Welcome back everyone. Today we are going to break down the definition of Python. ये बहुत ज़रूरी है कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के पहले, स्टार्ट करने के पहले, एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करने के पहले आप उस लैंग्वेज की सारी प्रॉपर्टीज़ को उसको अच्छे से समझ लें। जो भी उस लैंग्वेज की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप उसे समझें कि वास्तव में डेफिनेशन में आए हुए वर्ड्स का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। सो विदाउट एनी without wasting any other time, let's begin this session. दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम आज यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं पाइथन की, और इस केस में जो आपका पाइथन की डेफिनेशन की बात हो तो हम ये कह सकते हैं पाइथन इज अ जनरल पर्पस और मल्टीपर्पस ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिकली टाइप्ड एंड हाई लेवल लैंग्वेज. यस, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और इसमें से प्रत्येक शब्द का जो आपका जनरल पर्पस है या फिर मल्टीपर्पस है, ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिकली टाइप्ड, प्रत्येक शब्द का हम अलग से स्लाइड देखेंगे और वास्तव में उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है हम उसे आज समझेंगे. सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये आप देख सकते हो, ये पाइथन की डेफिनेशन है और ये पाइथन की कंप्लीट डेफिनेशन आप मान सकते हो. आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर आप अपने लिए समझना चाह रहे हो, अच्छे से पाइथन के फाउंडेशन को मजबूत करना चाह रहे हो, उन सभी केसेस में आपको इस सारे शब्दों का एक्चुअल मतलब पता होना जरूरी है. सो ये हम आपका सबसे पहले जो वर्ड उठा रहे हैं इसमें से समझने के लिए, ये आपका है जनरल पर्पस या फिर मल्टीपर्पस, जिसको कहते हैं जनरल पर्पस, मल्टीपर्पस इज द सेम थिंग. सो हम यहाँ चलते हैं. तो पहला वर्ड आपका है डेफिनेशन में जनरल पर्पस. Python is a general purpose language which means it can be used for a wide variety of development tasks. इसका एक्चुअल मतलब ये है दोस्तों कि पाइथन कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि आप केवल उसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए ही यूज करें. मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि केवल एक ही प्रकार के डोमेन में या एक ही प्रकार के फील्ड में डेवलपमेंट प्रोसेसेस के लिए यूज किया जा सकता है, बल्कि इसे वैरायटी ऑफ फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में इसका काम करने का वर्क एरिया जो है बहुत ही ब्रॉड है. जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, हम यहाँ एग्जांपल लिए हैं. वेब डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट के जो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, या दोनों को मिला के फुल स्टैक डेवलपमेंट हो, उन सभी केसेस में पाइथन आज के समय में बहुत थॉरली यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी इस लैंग्वेज की बहुत ही अच्छी है. डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो जो आपके जैसे एम एस एक्सेल होते हैं, आपके एम एस वर्ड होते हैं, नोटपैड जैसा सिंपल एप्लीकेशन होता है. सो उस टाइप के एप्लीकेशन, मतलब पीसी एप्लीकेशंस भी आप डेवलप कर रहे हैं आज के समय में. मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग आप सुन रहे होंगे, आपने कई बार यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखे होंगे मशीन लर्निंग, या फिर आपने ऐड देखे होंगे मशीन लर्निंग के. तो मशीन लर्निंग एक फील्ड है जिसके मदद से डेटा साइंस की एक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसमें बिग डेटा को संभाला जा रहा है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स चला के. सो उस केस में भी पाइथन को आसानी से ग्रहण किया जा रहा है, पाइथन को यूज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स लेस कोड मेंटेनेबिलिटी. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का क्षेत्र हो जिसमें कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों आते हैं आपके. साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर अटैक होते हैं कंपनीज पे या फिर कंपनी के किसी प्राइवेट नेटवर्क पे, उन सब के लिए कंपनी में भी स्क्रिप्टिंग का काम होता है. साइबर सिक्योरिटी वाले जो एम्प्लॉयज हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है. पाइथन उस क्षेत्र में बहुत अच्छे लेवल पे यूज हो रहा है. गेम डेवलपमेंट, आप गेम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे टिक इंटर जैसे लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं पाइथन में. हम इसके बारे में और जानेंगे दोस्तों, बट अभी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि किस किस एरियाज में, किस किस वर्किंग एरियाज में पाइथन को यूज किया जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर, इस तरीके से है. तो इन सभी क्षेत्रों में कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शंस, जैसे कि आप सीएमडी या डॉस ओपन करते हो तो आप देखते हो कि वहां पे आप कोई कमांड देखते हो तो कमांड के आधार पर, सही कमांड के आधार पर आपका रिजल्ट आता है, या आपको कमांड प्रोसेस करके जो आपका डॉस स्क्रीन है वो आपको टेक्स्ट बेस्ड सारा कुछ दिखाता है. जो भी उसका इंटरफेस है वो टेक्स्ट बेस्ड है, इंटरेक्शन जो हो रहा है यूजर से वो टेक्स्ट बेस्ड होता है. तो इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन की कंसोल एप्लीकेशंस भी इसमें बनाई जा रही हैं, बनाई जा सकती हैं. गोई एप्लीकेशंस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक यहाँ पे आपके
जो इसका बैकग्राउंड है वाइट है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें। आप MS वर्ड के एग्जाम्पल को ले सकते हो, आप VLC मीडिया प्लेयर के एक एग्जाम्पल को ले सकते हो सॉफ्टवेयर के रूप में, आप किसी ऑडियो किसी वीडियो एडिटर, ऑडियो एडिटर, ऐसे सॉफ्टवेयर ले सकते हो जो GUI के इंटरफेस में आता हो, काम को आसान बनाता हो, बटन्स के रूप में, ग्राफिकल आइकॉन्स के रूप में काम करता हो, ताकि उसे सीखना, चलाना और उस पर कोई टास्क परफॉर्म करना बहुत ही आसान हो जाए। सो दीज आर द कैटेगरीज, एक्चुअली मोर कैटेगरीज आर अवेलेबल, बट हमने यहाँ पे करीब 9 कैटेगरीज रखा है, ताकि आप कम से कम इतना तो जाने कि हाँ इन क्षेत्रों में तो कम से कम अच्छे से यूज हो रहा है पाइथन। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, पाइथन को स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है आज के समय में। स्क्रिप्टिंग का ये मतलब है कि पर्टिकुलर आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है तो उसके लिए आप एक छोटा सा या थोड़ा बड़ा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। वो स्पेशली सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा बिग सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो किसी खास काम को संभालता है, उसके लिए पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहलाती है। और यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी है, अनलाइक अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, थिंक जावास्क्रिप्ट एंड HTML CSS फॉर वेब डेवलपमेंट। मतलब ये एक डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा कि केवल आप जावास्क्रिप्ट और HTML CSS जो लैंग्वेजेस आपकी हैं एक तरीके से, या फिर आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जावास्क्रिप्ट तो लैंग्वेज है, HTML आपका एक तरीके से प्रोग्राम है जो डेवलप किया जाता है जिससे वेब पेजेस आपके क्रिएट होते हैं, CSS आपका कैस्केडिंग सीट स्टाइल है फुल फॉर्म इसका, जिसमें कि एक तरीके से आप डेकोरेट करते हो अपने वेब पेज को उसके थ्रू। सो इनकी तरह ये लैंग्वेज नहीं है कि पर्टिकुलरली एक डोमेन पे ही काम करता है या एक काम को ही परफॉर्म करने के लिए बनाया है। इनफैक्ट पाइथन इन सभी कैटेगरीज को, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो, उन सभी कैटेगरीज में काम करने के लिए बनाया गया है, उन सभी कैटेगरीज में बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है, और बहुत ही अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि रीडेबिलिटी इसको इनके कोड की, पाइथन की, इनके पाइथन कोड की मेंटेनेबिलिटी और सिंप्लिसिटी कि कोई भी लर्न कर सकता है जल्दी, कोई भी सीख सकता है, वो सारी चीज़ें पाइथन के फीचर्स में आती हैं। सो दैट्स द रीज़न वी आर कॉलिंग दिस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जनरल पर्पस एंड ऑल्सो अ मल्टीपर्पस। सो आई होप कि ये आपको कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से आप अंडरस्टैंड किए होंगे कि वास्तव में जनरल पर्पस का मतलब क्या है। तो पाइथन एक जनरल पर्पस या मल्टीपर्पस लैंग्वेज है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन में आपका वर्ड था वो था आपका ओपन सोर्स। नाउ ये हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, आफ्टर दैट हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ पे दो प्रकार से सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्य तरीके से। वन इज ओपन सोर्स। इस सेंस में हम सॉफ्टवेयर की उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो कैटेगरी उस टाइप की होती है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हम उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ इस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के आधार पर, सॉफ्टवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो बात कर रहे हैं वो इस प्रकार है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ these two words, open source and closed source? Let's understand this. दोस्तों ओपन सोर्स होने का ये मतलब है कि जब ये कोई पाइथन प्रोग्रामिंग हो या कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी, जैसे कि लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो, वो भी एक आपका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का रियल में मतलब ये होता है कि जब ये बनाया गया था तो इसके ओनर ने इस पे कोई प्रोप्राइटरी क्लेम नहीं किया था, इसे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड में सभी के लिए कंप्लीटली इसके सोर्स कोड को, एक्चुअल में जैसे बना था ये पूरा प्रोग्राम, पाइथन हो या लिनक्स हो, जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू बना था, जिस सोर्स कोड, जो सोर्स कोड पूरे रिटन थे, लिखे हुए थे, उन सबको ओपनली किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रख दिया है सबके लिए, कि पूरे वर्ल्ड से अगर कोई प्रोग्रामर या कोई पर्सन सॉफ्टवेयर जो इंटरेस्ट रखता है, अगर इनके सोर्स कोड में चेंज करके कोई योगदान देना चाहे, कोई नए फीचर ऐड करना चाहे, तो वो उसको कर सकता है। कर सकने के बाद अगर उसके योगदान अच्छे होते हैं और कम्युनिटी के द्वारा, चाहे लिनक्स की कम्युनिटी हो, चाहे आपका पाइथन की कम्युनिटी हो, python.org उसकी कम्युनिटी है, python.org वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो पाइथन की कम्युनिटी में आप आ जाएंगे, और पाइथन कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल है। कई केसेस में जब आप प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको प्रोग्रामिंग करने के दौरान, तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि ओपन सोर्स का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है,
इसका सोर्स कोड पूरा अवेलेबल है विद डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी यहाँ आके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने तरीके से बना के उस पूरे प्रोग्राम को यूज कर सकता है अपने लैंग्वेज को, या फिर कोई योगदान देके सबके लिए ओपन कर सकता है कि आप ये लाइब्रेरी भी ऐड करिए। तो इससे हुआ क्या कि पाइथन समय के साथ धीरे धीरे उसकी लाइब्रेरीज बहुत रिच करते गए। दुनिया भर के प्रोग्रामर्स धीरे धीरे इसमें ऐड करते गए, ऐड ऑन करते गए चीज़ों को, अलग अलग लाइब्रेरीज को, अलग अलग मॉड्यूल्स को, सो दैट कि अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होने लगे। तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल हो, कोई भी उसे मॉडिफाई कर सकता है, देख सकता है, फ्रीली यूज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपना खुद का एक डिस्ट्रो बना सकता है, अपना खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता है। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा ना। यहाँ पे आप नीचे देखिए, एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन, दैट मींस इट यूजुअली इंक्लूड्स अ लाइसेंस फॉर प्रोग्रामर्स। यहाँ लाइसेंस का मतलब ये है दोस्तों कि जीपीएल एक लाइसेंस होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, और उसके थ्रू मान्यता दी जाती है कि कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है और उसके थ्रू ही सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म होती हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल्स हमने दिए हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो भी आपके हैं। पाइथन आपका ओपन सोर्स है, ध्यान रखिएगा। लिनक्स जो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ओपन सोर्स है। ओपन सॉर्ट एक वीडियो एडिटर है, वो भी ओपन सोर्स है। वीएलसी मीडिया प्लेयर, एज यू नो, ऑल ऑफ यू नो कि वीएलसी मीडिया प्लेयर एक मीडिया प्लेयर है जिसमें हम MP4 MP3 कैसा भी चला सकते हैं, वीडियो ऑडियो। अडासिटी एक ऑडियो फॉर्मेटिंग प्लेयर समझ सकते हो आप इसे, ऑडियो के लिए काम करता है। उबुंटू, उबुंटू इज द Ubuntu is the another distribution of Linux. Ubuntu is the graphical form of the Linux operating system. As you all of know, Mozilla Firefox भी एक, आप पता है आपको कि वेब ब्राउजर है, बट ये भी आपका एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। एंड मैनी मोर ऑफ दिस। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, बट हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फेमस है और हमारे लाइफ में यूज होते हैं, हमने उनको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स हमने कवर कर लिया है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में उसे ज़रूर शेयर करें। हम यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन चाहते हैं ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। नाउ जो वहाँ पे हमारे पाइथन डेफिनेशन में जो थर्ड वर्ड था, इंपॉर्टेंट वर्ड था बहुत ज़्यादा, वो था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? दोस्तों देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो किस अप्रोच में काम करेंगी। पाइथन के केस में ऐसा है कि कई टाइप के मल्टी पैराडाइम अप्रोच को, एटीट्यूड को, प्रोग्रामिंग एटीट्यूड को आप कह सकते हैं, सपोर्ट करती है। जैसा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू। अब यहाँ पे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो जल्दी से हम प्रोसीजरल की भी बात कर लेते हैं एक लाइन में, और फंक्शनल की भी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वो है कि जो हम अभी एक्चुअल कोडिंग शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जो हम शुरुआत में कर रहे होंगे वो वास्तव में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होगी, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टली हम बताते जा रहे हैं कि पर्टिकुलरली हमको इसके जस्ट बाद ये करना है, हमको इसके बाद ये करना है, और देखने में पता चलेगा ऐसा एल्गोरिथम आपको दिखेगा कि हाँ इसके बाद ये स्टेप आए, इसके बाद ये स्टेप आए, और आपको सामने दिखेगा। तो हम किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जीरो से लेके उस टास्क के अंत तक, उस टास्क को कंप्लीशन तक, उस टास्क के कंप्लीशन तक एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। सो वहां पे इसका जो अप्रोच होगा प्रोग्रामिंग करने का वो होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो आपकी होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग तो वैसे बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी भी होती है, बट हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पे फंक्शन के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करें, फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन खुद का बना के अपने से प्रोग्रामिंग करें, चीजों को परफॉर्म करें, अलग अलग टास्क को, तो उस केस में अगर हम एक फंक्शन को जो कि कुछ काम करता है, और एक फंक्शन में जो वो भी कुछ काम करता है, दोनों ही फंक्शन दोनों काम करते हैं, एक फंक्शन को एक और फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं और उस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस अप्रोच में, तो दैट्स कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। नाउ अब हमें क्योंकि जानना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितने भी बिग सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आज के समय में जितने बड़े बड़े गेम बन रहे हैं, आपके पबजी हो या फिर आपका COD हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, और यहाँ तक कि जितने भी आपके बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं, बड़े लेवल पे बन रहे हैं, उनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी बहुत ही, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो अप्रोच है वो फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये इतना फेमस है प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्योंकि वास्तव में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप हर चीज़ को, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वैसे तो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ही हैं,
आप सारी चीजों को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और उनका बिहेवियर प्रत्येक ऑब्जेक्ट के दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है एट्रीब्यूट, एक होता है आपका बिहेवियर। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए यदि हम अगर हम एक एलिफेंट की बात करें, तो एलिफेंट को हमने नाम दिया है, तो एलिफेंट आपका एक फिजिकल बॉडी है, उसकी इतनी भारी बॉडी है, दुनिया में सबसे बड़ा धरती पे पाया जाने वाला, धरती पे चलने वाला जीव माना जाता है। तो हाथी या एलिफेंट हमने उसको नाम दिया है, उसका वेट, उसका नाम जो हमने दिया है, और उसका चलना बैठना, सिंग करना, लोगों अपने झुंड में घूमना, वो सारी चीजें जो आपकी है वो आपकी कहलाएंगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट। और अब उस ऑब्जेक्ट का, हाथी को अगर हम एक ऑब्जेक्ट माने, एलिफेंट को एक ऑब्जेक्ट माने, तो उस ऑब्जेक्ट का जो उसका बिहेवियर है अपने झुंड में, जो उसका ह्यूमंस के साथ बिहेवियर है, वो उसका एक्चुअल में बिहेवियर जैसा है, उस बिहेवियर को हम दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं ऑब्जेक्ट की। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप ऐसे समझिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक होता है क्लास, एक होता है ऑब्जेक्ट। अगर क्लास नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्लास को आप ऐसे माने कि कार एक शब्द है जो हम क्लास मान रहे हैं, और कार के अंदर में डिफरेंट टाइप की आपकी कार्स आती हैं, दुनिया की महंगी से लेकर सस्ती सारी कार्स आती हैं। तो कार एक क्लास है, कार के अंडर में आप क्या आ रही है, आप ले लीजिए कोई भी, ऑल्टो ले लीजिए, बुगाती ले लीजिए, वेरॉन ले लीजिए, और आप बहुत सारे कार हैं, यू नो ऑल। सो कार की जो कैटेगरी है आपकी, नियॉन ले लीजिए आप, वर्ना ले लीजिए, फेरारी ले लीजिए, ऐसे सारे। तो ये फेरारी, बुगाती, वेरॉन, और ये आपके जो भी और कार हैं, तो ये कार के नाम और अलग अलग इनके बिहेवियर हैं, अलग अलग इनके फंक्शंस हैं, अलग अलग इनकी कैपेसिटी है। सो कार इज अ क्लास, एंड द names of different car or the different category of car is the object of that class, object of the car। तो कार हमने एक क्लास रखा, कार के अंदर में जितनी भी आपके अलग अलग कार आई वो उनके ऑब्जेक्ट हैं, वास्तव में सब हैं कार ही, अल्टीमेटली सब कार ही हैं। सो इस तरीके से कुछ इस अप्रोच में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में काम करते हैं प्रोग्रामिंग में, और ये बहुत हेल्पफुल होता है बड़े सॉफ्टवेयर में डेवलप करने में, क्योंकि सब चीज को या प्रत्येक चीज को या किसी भी प्रॉब्लम को हम एक ऑब्जेक्ट के तरीके कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हैं। डोंट वरी दोस्तों, यदि आपको भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसे जरूर समझेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी में। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो मिल गया होगा कि वास्तव में होती क्या है। नाउ हम चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। अब जो आपका पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन में जो अलग शब्द था, जो अगला शब्द था, वो था आपका इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का व्हाट इट मीन्स फॉर, यहां पे देखिए, एन इंटरप्रेटर टेक्स द कोड यू राइट एंड एग्जीक्यूट्स रन्स व्हाटएवर एक्शंस यू स्पेसिफाइड, creates the variables you created and does a lot of behind the scenes work to ensure it runs smoothly or tells you about errors। दोस्तों इंटरप्रेटर, सबसे पहले हम इंटरप्रेटेड के बजाय इंटरप्रेटर समझते हैं। इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, दोनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर प्रोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें ट्रांसलेटर प्रोग्राम या लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। ये ह्यूमन के क्लोजर, जो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, जो नेचुरल मतलब नेचुरल लुक में दिखते हैं, ताकि ह्यूमन उनको जल्दी से अंडरस्टैंड कर सके, उनमें कोड कर सके, ह्यूमन के ज्यादा क्लोजर होते हुए लैंग्वेजेस, उनमें लिखे गए सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं मशीन जिस कोड में समझता है, मतलब ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं आपके लिखे गए या यूजर के लिखे गए कोड को। सो अगर ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम बीच में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि मशीन हमारा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, हम जो लिखते हैं वो नहीं समझ पाएगा कि हम कोई मैसेज दे रहे हैं, प्रिंट लिख रहे हैं, तो या फिर दिस इज अवर वर्ल्ड, इस तरीके कुछ मैसेज लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली उसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उस तरीके नहीं बना, वो केवल बाइनरी नंबर की अंडरस्टैंडिंग जानता है। और कुछ कोड्स स्पेशली बनाए गए हैं जो प्रोसेसर सीपीयू के लिए होते हैं, जो उसको ब्रेक करता है, समझता है कि यूजर क्या कहना चाहता है, क्या देना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारे लिखे गए भाषा को, हमारे लिखे गए सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में, और उसके बाद हम जो लिखे रहेंगे उसको उस पर परफॉर्म करेगा वो टास्क जैसा हम चाहते हैं।
सो इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, दोनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर होती हैं, और पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है। हम आगे कुछ लेवल पे पढ़ेंगे कि पाइथन कहीं ना कहीं अपने नेचर के हिसाब से कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों ही टाइप का लैंग्वेज है। हम उसको आगे देखेंगे क्यों ऐसा होता है, बट अभी के लिए आप इतना जानिए कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन, और लाइन बाय लाइन ट्रांसफर करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को। और जहां भी जैसे ही एरर इसको दिखती है किसी लाइन में सिंटेक्स प्रॉब्लम है या सिंटेक्स गलत है, मतलब इस लैंग्वेज की ग्रामर अगर हमने कहीं गलत की है इसके अकॉर्डिंग, तो उसको वहीं पे एग्जीक्यूशन कन्वर्जन रोक देता है और आपको एरर बताता है कि पर्टिकुलर लाइन में जाइए, यहाँ पे ये एरर इंडिकेट करता है, आप उसे सही कीजिए, फिर से रन करिए। तो इस तरीके से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की जो परिभाषा है या इंटरप्रेटेड का कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है। अगर आपको इंटरप्रेटर कंपाइलर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप आई बटन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पाइथन की सीरीज को एक्सेस करें। उसमें पार्ट 2 में या पार्ट 1 में मैंने इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में अच्छे से डिफिनेशन बताया है, आप प्लीज उसको विजिट करें। सो यहाँ पे इंटरप्रेटर लैंग्वेज के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं। द इंटरप्रेटर इज यूज मोस्टली फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एटसेट्रा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर पाइथन, पर्ल, रूबी एटसेट्रा। तो पाइथन, पर्ल और रूबी तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और तीनों ही इंटरप्रेटेड हैं। नाउ हम चलते हैं अगले वर्ड पे डेफिनेशन के, और ये है डायनेमिकली टाइप्ड। नाउ दोस्तों, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायनेमिकली टाइप का वास्तव में मतलब क्या होता है। देखिए, दो कैटेगरी होती है वास्तव में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नेचर के अकॉर्डिंग, काम करने के अकॉर्डिंग। पहला होता है स्टैटिकली टाइप्ड, दूसरा होता है आपका डायनेमिकली टाइप्ड। जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अभी हम समझेंगे क्या होता है मतलब। और जो आपकी पाइथन है वो आपकी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। हम इनके कोड का कंपैरिजन करेंगे, ऐसा क्यों है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले इसको देख लेते हैं एक बार। Python is a dynamically typed language. It doesn't know about the type of the variable until the code is run. So declaration is of no use. What it does is it stores that value at some memory location and then binds that variable name to the memory container. Dynamically typed language performs type checking at runtime, while statically typed language perform type checking at compile time. इसका एक्चुअल में मतलब समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका स्टैटिकली टाइप्ड एंड डायनेमिकली टाइप्ड डिफरेंस है। यहाँ पे हमने एक सी लैंग्वेज का कोड लिखा है और एक पाइथन लैंग्वेज का। अब इसे समझते हैं और हम समझ जाएंगे कि वास्तव में स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप में अंतर क्या है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक दो नंबर हमने लिया 10 और 20, और दोनों के लिए एक वेरिएबल ए और बी। अभी आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, हम यहाँ कोडिंग में देखेंगे, बट अभी आप ऐसे समझिए कि दो नंबर हमें ऐड करना था और उसका रिजल्ट प्रिंट करना था। तो सी में अगर हमें ऐसा करना हुआ तो हमें ये पूरा पूरा जो आप ये देख रहे हो सी लैंग्वेज का पूरा ये नीचे ऊपर से नीचे तक वो पूरा पूरा हमको लिखना पड़ेगा। उसमें एक लाइन भी हम मिस नहीं कर सकते अगर हमें प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो सी लैंग्वेज में लिखने के लिए मतलब कोड ज्यादा लिखा जा रहा है, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए। दूसरी बात, 10 या 20, 10 या 20 हमारी कैसी वैल्यू है। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो हमारी ये इंटीजर वैल्यू है। तो इस लैंग्वेज में जो सी आपकी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है उसमें हमें ये बताना पड़ता है कि हम जो डेटा दे रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं, उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। उसका टाइप हमें पहले बताना पड़ता है कि इंटीजर ए हमारा वेरिएबल नेम है और 10 हमारी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ए कैसा होगा, एक ऐसी वो वैल्यू को होल्ड करने के लिए बनाया गया। हमने यहाँ बता दिया कि ए हमारा इंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करने के लिए बना है। तो उसका मतलब हमें पहले से ही यहाँ डिक्लेयर करना पड़ रहा है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो कि इंट टाइप का है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ सिंटैक्स एरर आ जाएगी और प्रोग्राम आपका ये गलत हो जाएगा, परफॉर्म ही नहीं करेगा। सो जिस लैंग्वेज में आपको पहले से बताना पड़ता है, कंपाइल टाइम पे ही बताना पड़ता है, मतलब लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सोर्स कोड लिखते समय ही, प्रोग्राम लिखते समय ही बताना पड़ता है कि आप किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हो। उस वेरिएबल का डेटा टाइप आपको पहले से लिख के बताना है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, क्या है वो। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज कहते हैं। और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल टाइम पे ही चेक होते हैं। रन टाइम के पहले कंपाइल टाइम होता है, कंपाइल करता है कोड को, कन्वर्ट करता है, पहले एक स्टेप में कुछ कोड बनता है, उसके बाद फिर रन करता है प्रोग्राम को, तब मशीन कोड में आपका सोर्स कोड कन्वर्ट होता है। मतलब एक स्टेप दो स्टेप यहाँ पे बढ़ ही जाते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में। तो ये होता है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको पहले से टाइप बताना पड़ रहा है, डेटा टाइप हमको बताना पड़ रहा है कि पर्टिकुलर डेटा कौन सा है।
अगर नहीं बताएंगे तो गलत होगा। तो जिस लैंग्वेज में ऐसा करना पड़े वो आपकी स्टैटिकली टाइप होती है। सेम प्रॉब्लम को 2 नंबर को ऐड करने के लिए और रिजल्ट निकालने के लिए हमने पाइथन में जब कोड लिखा तो केवल 2 लाइन में, सिर्फ 2 लाइन में 2 लाइन हमने लिखा और हमें बिल्कुल भी हमारा पूरा कंप्लीट रिजल्ट इस लाइन से मिल जाएगा। आप लिख के देखेंगे, हम इसे साबित करके देखेंगे जब हम पाइथन की कोडिंग नेक्स्ट पार्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हमको ये जरूरी था कंप्लीट करना ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए अच्छे से कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सो पाइथन लैंग्वेज में अगर हम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो देखिए केवल 2 लाइन में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है और ये कंप्लीट एक करेक्ट कोड है, सोर्स कोड है, पाइथन में लिखा गया। तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ए आपका क्या है वेरिएबल, मतलब ए आपका जो है उसका डेटा टाइप क्या है या बी इसका डेटा टाइप क्या है। हम यहाँ पे 20.50 लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने आप अंडरस्टैंड कर लेता। तो वास्तव में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है दोस्तों कि एक्चुअल में जब आप यहाँ पे डायनेमिकली टाइप का एक्चुअल जो मतलब होता है कि जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो रन टाइम डिसाइड होता है कि डेटा टाइप पर्टिकुलर वेरिएबल का ए का या बी का क्या होगा, या और भी वेरिएबल हो तो उनका क्या होगा, ये रन टाइम डिसाइड होता है। जबकि इसमें कंपाइल टाइम डिसाइड हो रहा था, यहाँ पे रन टाइम डिसाइड होगा। तो होगा क्या कि डेटा जो आप दोगे, जो जैसे आप 10 दे रहे हो इंटीजर वैल्यू, तो वेरिएबल ए का अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका डेटा टाइप ए का क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, इंटीजर। अगर बी में सपोज करो आप 20.50 देते तो क्योंकि 20.50 एक फ्लोट वैल्यू है, एक डेसिमल नंबर्स के साथ आई हुई वैल्यू है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो तुरंत ही आपका बी का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज हो जाता और बी का डेटा टाइप हो जाता आपका फ्लोट। आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। अगर हम स्ट्रिंग दें, कोई मतलब नाम दें, कोई वर्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड दें, लिखें, तो उस केस में जो आपका स्ट्रिंग की जो वैल्यू जो वेरिएबल होल्ड कर रहा होगा उसका डेटा टाइप अपने आप स्ट्रिंग हो जाएगा। सो रन टाइम डिसाइड होता है जब किसी वेरिएबल का डेटा टाइप, तो उसको हम कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। होपिंग दैट यू आर ऑल क्लियर टू दिस टॉपिक, क्लियर अबाउट दिस टॉपिक कंप्लीटली। सो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस बारे में। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वर्ड पे, और ये लास्ट वर्ड है हमारा पाइथन डेफिनेशन का, हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ दोस्तों, वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश की है क्लियर करने की पाइथन के पार्ट 1 या 2 में। आई होप कि पाइथन पार्ट 2 में मैंने ऐसा किया है। आप उस चैनल, उस पर्टिकुलर वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं, और अच्छे से समझ जाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। बट अभी यहाँ पे एक बार हम फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मोर क्लोजर टू द ह्यूमन रीडेबल नेचर लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश। इंग्लिश की तरीके हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग के ज़्यादा क्लोजर होती हैं, ज़्यादा क्लोज होती हैं। आप उन्हें समझ सकते हैं, देख के आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और समझ सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए आपको हार्डवेयर के, इंटरनल सर्किट के, कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट के नॉलेज की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा स्लो होती हैं, लो लेवल। देखिए, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस में आपकी एक तो मशीन लेवल लैंग्वेज आती है और एक आपकी असेंबली लैंग्वेज आती है। क्योंकि सपोज कीजिए जैसे आपको इंग्लिश आती है और मैं आपको इंग्लिश में ही बात करूं तो बीच में हमारे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी, तो फास्ट होगा, कम्युनिकेशन फास्ट होगा। एकदम जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियस है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं तो उस केस में अगर हमारे दोनों का बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो तो बीच में एक हिंदी का एक हमको बंदा, या हिंदी का एक हमको ऐसा लड़का लाना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन लाना पड़ेगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता हो, ताकि कन्वर्ट करके बताए। तो सेम चीज यही अप्लाई हो रही है, और उस केस में जब कन्वर्ट करेगा तो उसमें टाइम बढ़ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। सो यही रीज़न है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं थोड़ी सी नेचर में स्लो होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ उसी तरीके से उसी तरीके लिखी जाती है जैसे कि डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस को करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें बीच में ट्रांसलेटर लगाना पड़ता है, ताकि हमारी भाषा को कंप्यूटर कन्वर्ट करने के बाद समझ सके कि हम कराना क्या चाहते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। सो ये आपका पाइथन जो है वो आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। सो यहीं पे दोस्तों आज इस वीडियो को हम कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और हम होगा तो हम वहाँ से कोडिंग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, और वेट करूंगा आप सबका। प्लीज़ इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जैसा आपको लगा हो वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी भले हो गई हो, बट
ये क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, इसको आज हमने ऐसा कंप्लीट कर लिया कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो फिर भविष्य में देखने की जरूरत नहीं होगी। आप अच्छे से, चाहे इंटरव्यू के लिए हो चाहे अदर किसी पर्पज के लिए, आप कंप्लीटली अच्छे से पाइथन के नेचर को या उसके एट्रीब्यूट्स को समझेंगे आपसे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें, मोटिवेट करें मुझे और अच्छे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। और दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद,